और वो साफ दिखाई दिया। 20 सीटें उत्तर प्रदेश में इधर से उधर कर दी गई हैं। ये आपको भी पता है, रात में पूरा खेल हुआ। कई जगहों पे लाइट, डीएम साहब अंदर बैठे हैं, लाइट काट दी गई। कोई जीत रहा, सपा का प्रत्याशी जीत रहा है, हार गया। ये चाहे फर्रुखाबाद हो, चाहे और भी कई जगह, नाम अभी साहब ने नहीं है, नहीं तो मैं नाम बता दूंगा कौन कौन से हुआ है। फूलपुर है, और कौन कौन से हैं? बांसगांव में हुआ, फर्रुखाबाद में हुआ जी, और सलेमपुर है शायद, ऐसे उधर जयपुर ग्रामीण है, राजस्थान में। ये सारी सीटें हैं, लगभग 30 सीटों पे खेला कर दिया। ठीक है, आपने कर दिया, लेकिन सरकार पर काबिज होने में बहुत तकलीफ हो रही है। प्रोफेसर रविकांत जी। शुक्रिया राजीव जी। मैं पहले भी उस बात को कह रहा था कि यहाँ 50+ रहेगा इंडिया अलायंस का, और अगर ये लाइट नहीं काटी गई होती, बेईमानी नहीं होती, तो आंकड़ा वही आता जो हम लोग डीबी लाइव पे बार बार चर्चा कर रहे थे। और जो आपने एग्जिट पोल किया था वो बेहद नजदीक था, बल्कि मैं कहूं कि आपने बहुत उदारता पूर्वक चीजों को देखा था। कहीं भी बायसनेस नहीं था, और अगर ये चुनाव फेयर हो गया होता तो आपके एग्जिट पोल से भी बेहतर पोजीशन में इंडिया अलायंस होता। क्योंकि होता है, हम कई बार चीजों को बहुत संभाल करके करते हैं, लेकिन अब ये उसमें फैक्टर नहीं होता है। अब तो मुझे लगता है कि जब एग्जिट पोल किया जाए तो उसमें ±20% बेईमानी को भी जोड़ा जाए तो वो बेहतर रहेगा। बहरहाल जो आप बात कर रहे हैं, वो जो तस्वीर आपने दिखाई, मैं भी उसी वीडियो को देख रहा था। जो तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रयास करना चाहिए, और हवाई जहाज में जब दोनों लोग एक साथ हैं तो उस प्रयास का ही वो हिस्सा है। और दिल्ली की जो रवानगी है, ये मुझे लगता है, और जो उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा, आरक्षण को 75% तक ले जाना, ये जो पॉलिसी है, ये कौन करेगा? नरेंद्र मोदी तो करेंगे नहीं। ये एजेंडा किसका रहा? नीतीश कुमार का रहा। पंचायतों में आरक्षण 50% महिलाओं करना किसका एजेंडा था? नीतीश कुमार का था। तो ये जो भी तेजस्वी यादव ने बोला, वो नीतीश कुमार को ध्यान में रख करके बोला, और कोई कल नहीं बोला। नतीजों के पहले से भी तेजस्वी यादव अपने चाचा को याद कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि चाचा तो सामाजिक न्याय के साथ जाएंगे। और राजनेताओं में ये गुण होता है कि वो चीजों को भांप लेते हैं। हम लोग तो जो पढ़ते हैं, जो कोशिश करते हैं, शायद हम लोगों से भी ज्यादा एग्जैक्ट नेता पहुंच जाते हैं, और ये भांप लिया था तेजस्वी यादव ने। तो वो लगातार उस बात को कह रहे थे। अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस समय किंग मेकर है, और ये बहुत क्लियर हो गया है कि उनकी पहली शर्त है कि साहब गुजराती लॉबी नहीं चाहिए। ठीक है, हम एनडीए में हैं, लेकिन गुजराती लॉबी नहीं चाहिए, और गुजराती लॉबी कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये भी हम जानते हैं कि मोदी बगैर सत्ता के नहीं रह सकते। अब ये फैसला डेफिनेटली आरएसएस के पाले में है। नितिन गडकरी का मैं कल देख रहा था एक वीडियो, उन्होंने एंजॉय किया अपने बच्चों के साथ, पोते पोतियों के साथ, और जो उनके चेहरे पर खुशी थी वो कुछ और संकेत कर रही थी, और मुझे लगता है कि वो इस प्लान का हिस्सा है। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो ये तय है कि मोदी और शाह नहीं होंगे। और एक और अभी खबर आई है कि जो उद्धव ठाकरे हैं, उनके पहले वाली जो पार्टी है, शिंदे गुट के लोग उनके संपर्क में हैं। उनके जो सांसद 1-2 चुने गए। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। वो भी उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। तो देखिए, जो मोदी और शाह ने किया, अब वो परमात्मा होता है कि नहीं होता है, और फल मिलता है कि मैं इसके बारे में पढ़ता ही नहीं, लेकिन हम जो कर रहे होते हैं वो हमारे सामने आ जाता है, और इसी जन्म में आ जाता है। मोदी और शाह ने जिस तरह तानाशाही पूर्ण तरीके से सरकार चलाई, और किसी को कुछ नहीं समझ, एक अकेला सब पर भारी, पार्लियामेंट में कोई था ही नहीं साहब। कोई एनडीए नहीं था, कोई नीतीश कुमार नहीं थे, कोई चंद्रबाबू नहीं थे, कोई नवीन पटनायक नहीं थे, किसी को कुछ। इवन मोदी और शाह के बाद, शाह भी आते हैं 101वें नंबर पर, और उसके बाद तो कोसों तक कोई नहीं है। जेपी नड्डा को यूं हटा दिया जाता है, राजनाथ सिंह माला के भीतर नहीं आ पाते हैं। इन सबकी औकात जो रोज याद दिलाई गई, रोज जो
इनको इनके सम्मान को चोट पहुंचाई गई। मतलब मुझे तो कई बार लगता है कि बेशर्मी भी कितनी है कि फिर भी राजनाथ सिंह जाकर के वेलकम कर रहे हैं। हालांकि राजनेता चतुर बहुत होते हैं, आगे से हाथ मिलाकर के वो पीछे से चोट की जाती है, तो राजनाथ सिंह भी उस ताक में होंगे। तो 10 साल पहले से उनका बेचारे का पीएम इन वेटिंग आप कहिए उनको। तो ये ओवरऑल परिस्थितियां बन रही हैं, लेकिन जितनी उदारता से इंडिया अलायंस के लोग और जिस मुद्दे पर वो आए हैं, देखिए हम सब लोग एक बात पर सहमत हैं और पूरा देश सहमत है भक्तों को छोड़ करके कि लोगों ने रिजेक्ट किया है नरेंद्र मोदी को। पूरा चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा गया बीजेपी का, लेकिन लोगों ने रिजेक्ट किया। और जीत किसकी हुई? मैं अगर पार्टी के भी चक्कर में न पड़ूं या राहुल गांधी की भी बात न करूं, तो ये जीत हुई है सरकारी नौकरियों के वादे की, ये जीत हुई है किसानों के एमएसपी की, ये जीत हुई है दलितों और आदिवासियों के अपने अधिकारों की, ये जीत हुई है संविधान के बचाने की, ये जीत हुई है आरक्षण को बढ़ाने की। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। इस एजेंडे की जीत हुई है, महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलने की जीत हुई है। तो चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, वो देश की नब्ज को समझते हैं और इस बात को भी समझते हैं कि मैंडेट किसको मिल रहा है। इस एजेंडे को मैंडेट मिल रहा है तो हमें उस एजेंडे के साथ जाना चाहिए, वरना अगर आप एनडीए के साथ, मोदी के साथ जाते हैं तो वो उस जनादेश का भी अपमान है। इस समय वही एनडीए के घटक दल भी चाहते हैं और उस पर इंडिया अलायंस जितनी उदारता पूर्वक, कांग्रेस पार्टी के बारे में तो सभी लोग कह रहे हैं कि उन्हें कंप्रोमाइज करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई सत्ता का कोई लालच नहीं है। और ये उस कांग्रेस पार्टी के बारे में हम लोग एक मत हैं जिस पर ये आरोप है कि एक ही परिवार का शासन चल रहा है, साहब केवल सत्ता इनको भोगनी है, वगैरह वगैरह जो आरोप लगते थे। तो आज जो परिस्थितियां हैं इस देश में, मैं तो बार बार उसी बात को रखूंगा कि जिस एजेंडे पर लोगों ने मोदी को रिजेक्ट किया है, उस एजेंडे को लागू करने के लिए मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के साथ नीतीश बाबू भी आएंगे, चंद्रबाबू नायडू भी आएंगे, क्योंकि उन दक्षिण के राज्यों को ये मालूम है, बल्कि उत्तर भारत के राज्य भी जानते हैं इस बात को कि जब मोदी जी बैठ जाते हैं तो फिर लेते हैं 1 रुपया और देते हैं 4 आना। ये स्टालिन का भी आरोप है। वहां टैक्स का पैसा नहीं जा रहा है, इन्होंने तो बाकायदा सताया है। दक्षिण भले ही वो चले जाते हैं योग करने के लिए, और कई बार तो मुझे ये लगता है कि योग करने के लिए तब जा रहे हैं मोदी जी, पूरा भरपूर गालियां दे ली उन्होंने, जितना भी अपशब्द हो सकते थे, जितनी भी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा सकती थी, जो सब करने के बाद, खैर ये तो मोदी जी से सीखा जाना चाहिए, ऐसे लोगों को, हम सबको नहीं, कि जो इस तरह की भाषा बोले तो कैसे उसको खत्म किया जाए। उसके लिए बढ़िया सा चोला ओढ़ लीजिए आप, थोड़ा सा भगवा चले जाइए। तो ये उन्होंने खेल किया, लोग भूल गए उसी में, गोदी मीडिया लगातार दिखाता रहा। साहब ये सिर्फ वोटिंग को प्रभावित करना ही नहीं था, ये भी था कि जो आपने मुजरा बोला, जो आपने नफरत फैलाई, ये उसको धुलने के लिए भी था। लेकिन देश ने तो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है आपके ढोंग को, आपके छल को, आपके झूठ को, और मुक्ति के लिए वोटिंग हुई है। और मुझे लगता है कि एनडीए के घटक दल भी इस बात को समझ रहे हैं और इसीलिए वो शाम को मिलेंगे भी। हो सकता है कि 2-4 दिन लग जाए, लेकिन इंडिया अलायंस की ही सरकार बनेगी। इसके जो राजनीतिक स्थितियां भी दिख रही हैं उसके बारे में हम लोग बहुत मुतमईन हैं और देश भी चाहता है, और वो चीजें सामने दिख रही हैं, सामने दिखेंगी। इस बीच आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।